हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम बच्चों को सेल्फ इंडक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला और पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको सेल्फ इंडक्शन का पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस, पूरा फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन समझा दिया था। तो चलते हैं हमारे सेल्फ इंडक्शन टॉपिक के मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह और यूनिट्स वगैरह के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये आपके सामने सेल्फ इंडक्शन टॉपिक आ चुका है। लास्ट टर्न पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये आपके पास जो एक सोलेनॉइड या कॉइल होता है, इसमें आप एक ये बैटरी या सेल लगाते हो जिसका ईएमएफ हमने ई सपोज किया है। ये की ऑन करने पर ये सेल या बैटरी जो है ये इस सोलेनॉइड में करंट सेंड करेगा और उस करंट की वजह से इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई उस करंट की वजह से। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलेनॉइड में फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये फ्लक्स जब चेंज होता है तो इस सोलेनॉइड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो अपने कॉज यानी करंट के इंक्रीज होने को और डिक्रीज होने को भी अपोज करेगा। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनता है? बहुत छोटे से ड्यूरेशन के दौरान बनता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब स्विच ऑन करने पर सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू 0 से आई यानी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही होती है। मैंने बताया था बहुत बार ये कि ये इंटरवल बहुत ही छोटा होता है। इस दौरान करंट बढ़ता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है इंक्रीजिंग वाली, जिसकी वजह से फ्लक्स जो कि पहले 0 था करंट फ्लो करने से पहले, वो 0 से 5 वैल्यू अटेन करता है। इस काम में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन उस कम समय के लिए कॉइल में सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। फिर जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ गायब हो जाता है। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ दोबारा कब बनता है? जब स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करने पर करंट की वैल्यू वापस आई से 0, मैग्नेटिक फील्ड बी से वापस 0, फ्लक्स 5 से वापस 0 और फ्लक्स अब डिक्रीज होने से फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस फिनोमिनन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वो इस बैटरी वाले करंट को जिसकी वजह से वो बन रहा है उसको अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब आपको लेकर चलते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरफ। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखने के लिए ये आपके सामने एक हमने नया ओपन कर दिया है विंडो, न्यू पेज, और आपके सामने ये सोलेनॉइड है जिसमें एक आपने ये ईएमएफ का सेल लगाया है जिसकी वजह से इसमें आई करंट फ्लो करेगा। सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है कि जो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना करंट आप इसमें फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स बनेगा। रीजन आपको बताया, अभी दिखाता हूं दोबारा से। ये देखिए, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग बनेगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ज्यादा करंट होने से ज्यादा डेवलप होगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? द मैग्नेटिक फ्लक्स developed in the solenoid is directly proportional to the current flowing inside it. अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट हमारा, यहां से शुरू करता हूं मैं, phi इज इक्वल टू एल आई।
ये L जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इस L को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल भी बोल सकते हैं। कॉइल या सोलेनॉइड की बात है। तो इस L के दो नाम हैं, आप इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल भी बोल सकते हैं। इस L की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स। इस सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस चीज पर डिपेंड करती है वैल्यू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। और तीसरा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड इट, यानी किस कॉइल का L मतलब क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L कितना होगा, ये डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पर। एक तो सोलेनॉइड में कितने टर्न्स होंगे, ये जो है ये बने हुए हैं ये टर्न्स है, इस तरह से बनाइए घुमा घुमा के सोलेनॉइड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो चीज आप देख रहे हो ये चीज, ये पूरा ये सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और इस सोलेनॉइड के अंदर यहां पर ये जो जगह है जहां ये लाइंस दिख रही है, यहां पर क्या मीडियम है, यानी जैसे अभी फिलहाल तो सोलेनॉइड के अंदर एयर है, कुछ नहीं है मतलब एयर है। अगर आप किसी एक रॉड को लेकर, जैसे आयरन की कोई रॉड ले लें, उस रॉड पर ये सोलेनॉइड ऐसे बांध दिया जाए और इस रॉड को यहीं पर रहने दिया जाए, अंदर ही निकाला ना जाए, सोलेनॉइड इज बाउंड ऑन द आयरन रॉड, तो सोलेनॉइड के अंदर का मीडियम आयरन होगा। अगर इस रॉड को हटा दिया तो मीडियम एयर होगा। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस हम बोल रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट L जिसका सिंबल है, वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलेनॉइड में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और नेचर ऑफ मीडियम, उसके अंदर क्या मीडियम है, ये इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, यानी मोटा मोटा कहें तो ये सोलेनॉइड की बनावट पर डिपेंड करता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, कितनी बड़ी छोटी कॉइल है, ज्यादा टर्न्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वगैरह वगैरह। अब आगे हम चलें तो अगर हम कहें इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर का मतलब है कि हमने सपोज कर लिया कि इस सोलेनॉइड में अगर हम 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करा रहे हैं, अपनी मर्जी से हम कितना भी करंट फ्लो करा सकते हैं बैटरी लगा के, तो लेट अस सपोज हम इसमें अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कराएं इसी सोलेनॉइड में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, क्योंकि आपने I यानी करंट की जगह 1 एम्पेयर कर दिया, तो इक्वेशन 1 के मुताबिक I की जगह जब 1 आएगा तो phi इक्वल टू L बन गया। इससे हमें क्या पता चला है वो आपको दिखाते हैं।
ये आपके सामने जो लाइन लिखी है ये हमको पता चला क्या करने पर, आई की वैल्यू 1 रखने पर इक्वेशन 1 में, कि हम 1 एम्पेयर करंट अगर इस कॉइल में फ्लो करा रहे हैं तो फाई की वैल्यू एल के बराबर हो जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो गया। और क्या लिखा है नीचे, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इक्वल हो रहा है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। एल किसके बराबर हो गया, फाई के, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स था कॉइल का। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 एम्पेयर, कि अगर किसी सोलेनॉइड में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करा दें तो उस सोलेनॉइड का जो भी फ्लक्स होगा 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराने पर, कैसे पता चलेगा सोलेनॉइड का फ्लक्स 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराने पर, दोबारा दिखाते हैं, ये देखें, करंट जब 1 एम्पेयर होगा उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स बनेगा वो ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराने पर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स ही कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। लिखा है यहाँ, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। तो आपको ये पहली डेफिनेशन मिल गई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस चीज के इक्वल होता है ये आपको पता चल गया। अब इससे अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए हम यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे ये क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के 3 लॉ थे, फर्स्ट और सेकंड लॉ में तो कोई फॉर्मूला नहीं था, थर्ड लॉ में फॉर्मूला था ये आपका फॉर्मूला थर्ड लॉ का फॉर्मूला है, जो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इस कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो फैराडे के लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में जो प्रोड्यूस हुआ वो डी फाई बाई डी टी है, और फाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहां से। तो और करके हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो फाई की जगह पर आ जाएगा एल आई। अब एल तो कांस्टेंट है, हर कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्शन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जो चीज लगाया जाता है वो कांस्टेंट होता है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉइल। तो एल कांस्टेंट है, और आपको सिखाया गया है कि कांस्टेंट चीज को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया जाता है। तो आपके पास वैल्यू बचती है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये L जो है वो आपने डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लिया है, आपके पास ये वैल्यू आ गई है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, एल डी आई बाई डी टी। और इस वैल्यू के हिसाब से आप एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी E अपॉन डी आई बाई डी टी। आपने क्या किया है, L को एक साइड रखा है, डी आई बाई डी टी को उधर ले जाकर E को डी आई बाई डी टी से डिवाइड कर दिया, डिवीजन में लिख दिया,
और यहां मैंने माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ओनली। ये माइनस साइन बताया जा चुका है, सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपने कॉज को हमेशा अपोज करता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बनने वाला करंट अपने कॉज के उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अपोजिशन के लिए माइनस साइन लगाया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। बाकी माइनस साइन का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। तो वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर हम कंसीडर करें तो हम ये माइनस साइन फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा भी सकते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक और नया फॉर्मूला आ गया है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। पहला फॉर्मूला ये था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, लेकिन तब जब करंट 1 एम्पियर हो। अभी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक और फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से भी हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। तो एल का जो ये फॉर्मूला आपको मिला है कि एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये सेल्फ इंडक्शन का एक और फॉर्मूला मिल गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। इसमें ई वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कॉइल में प्रोड्यूस होता है, और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम। तो इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपका वो फॉर्मूला जो आपने ऑब्टेन किया है अभी अभी। और इससे एल का फॉर्मूला आपको क्या मिला? और मैंने बोला ये एक चीज क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, माइनस साइन हटा दिया। अब अगर इस फॉर्मूले में डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई बाई डी टी वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब कितना करंट चेंज हो रहा है कितने टाइम में। इसको अगर इफ डी आई बाई डी टी को मैं दोबारा से लिख देता हूं, डी आई बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दिया जाए। 1 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। चेंज होने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर है करंट, तो 5 से 6 हो जाए, 6 से 7 हो जाए, और हर बार 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 होने में 1 सेकेंड का टाइम लगता जाए, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां देखें। क्योंकि आप इतने वैल्यू को क्या रख रहे हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी अगर किसी भी कॉइल में डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो उस कॉइल में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही इक्वल होगा किसके? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पहले आपने क्या किया था, आई को 1 रखा था, चेंज नहीं, आई की वैल्यू को 1 रखा था। उस आई की वैल्यू को 1 रखने पर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो ही एल था। अब आपने क्या किया,
आई नहीं, डी आई बाई डी टी को 1 रखा है, और डी आई बाई डी टी को 1 रखने पर जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ई, वही एल के बराबर है, क्योंकि ये चीज अगर आप पूरी 1 रख दोगे तो एल इज इक्वल टू ई बचेगा। तो यहाँ लिखा है, देखें यहाँ से, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल is numerically equal to the induced EMF produced in the coil if the rate of change of current of coil is unity. Unit का मतलब 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है यानी L है, is numerically equal to, वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, इंड्यूस्ड EMF produced in the coil, E के इक्वल है if the rate of change of current, अगर डी आई बाई डी टी क्या हो जाए 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो एल की वैल्यू ई के इक्वल आ जाएगी। ये आपका सेकेंड डेफिनेशन बन गया किसका, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। कैसे बना एक बार याद दिला दें। पहले ये बना था कि फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एल रखा, और आई को अगर 1 रखा तो एल की वैल्यू फाई के इक्वल हो गई। फिर आपने फैराडे लॉ लिया, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी होता है, फाई की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, एल बाहर निकल गया क्योंकि एल कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी को नीचे ले गए तो एल की ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में डी आई बाई डी टी 1 रखने पर एल की वैल्यू ई के इक्वल हो गई। अब ये एल जो है डिफाइन हो जाने के बाद बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। अब ये जो एसआई यूनिट होता है, लिखता हूं यहां पर, एल का जो एसआई यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पर है। अब ये हेनरी नाम रख दिया, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है जैसे डिफाइन 1 टेस्ला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, 11th क्लास में डिफाइन 1 न्यूटन आ जाता है, तो डिफाइन 1 हेनरी भी आ सकता है। तो 1 हेनरी को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा हेनरी को डिफाइन करने के लिए। ये इस फॉर्मूले में एल की जगह आपको 1 हेनरी रख देना है। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको रख देना है 1 वोल्ट, वो ईएमएफ जो कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है। और डी आई बाई डी टी क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, इसको रख देना है 1 एम्पेयर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से या इस एक्सप्रेशन से कहना चाहिए आप 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हो कि 1 हेनरी कितना होता है। तो पहले आसान भाषा में दिखाते हैं। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल 1 हेनरी होगा, यानी उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा जिसमें 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होने पर 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए। जिस भी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए, क्योंकि करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये फैराडे का लॉ है, या यूं कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। तो जिस कॉइल में करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होने पर 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए, उस कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी कहलाएगा। याद रखें, करंट चेंज होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ही फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। आई चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो जितना करंट चेंज होगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसके हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होता है तो डेवलप होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन है वो करंट का ही चेंज है।
क्योंकि करंट के चेंज से ही ये और इसके चेंज से ये होता है और इसकी वजह से ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल का 1 हेनरी कहलाता है इफ, अगर ऑन चेंजिंग द करंट एट रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। देख रहे हैं, किसी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से करंट चेंज करें, और उसका भी मैंने एग्जांपल दिया कैसे। मान लो 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर, 6 से 7 इंक्रीज होता रहे या उल्टा हो जाए, 7 से 6, 6 से 5 डिक्रीज होता रहे, चेंज हो गया, और हर बार 1 एम्पेयर चेंज होने में कितना टाइम लगे, 1 सेकेंड, तो उसे कहेंगे 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से करंट चेंज होने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है किसी कॉइल में, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाएगा। ठीक है बात। तो अब आपको सेल्फ इंडक्शन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसके 2 फॉर्मूले, उसकी 2 डेफिनेशंस और उसकी यूनिट, एसआई यूनिट और यूनिट का डेफिनेशन, ये सारी चीजें पता लग चुकी हैं। इसके बाद जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस के ऊपर ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको म्यूचुअल इंडक्शन दिखाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।